हाँ जी। हेलो। हेलो माय डियर ईगल्स। कैसे हो आप सभी? मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और मैं आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आओ पढ़ते हैं। ठीक है, कल अपन ने प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन किया था। इसमें आपके 3 पॉइंट और हैं छोटे छोटे। ठीक है, वो करने के बाद आज अपन प्रश्नावली 1.3 को बिल्कुल खत्म कर देंगे, यानी कि निपटा देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो निश्चित रहिए। आइए, तो ये देखो, पहला दे रखा है इसमें अंतराल, यानी कि इंटरवल। ठीक है, अब देखो अंतराल क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो ये, अंतराल किन्हीं भी दो संख्याओं का लिया जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको भी समझा दूंगा। और अंतराल हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो अंतराल के लिए अलग अलग कोष्टक होते हैं कि शामिल है शामिल नहीं है, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल समझा के रहूंगा आज। ठीक है, अब देखो देखो, तो मेरी बात यह है कि अंतराल हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए जाते हैं, मतलब कि वास्तविक संख्याओं आर के लिए लिए जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अपने मैंने आपको अंतराल समझाने के लिए आपको चार छोटी छोटी लाइन दर्शाई है। ठीक है, ये मतलब कि अब छोटी छोटी संख्या रेखाएं हैं। इसमें ए एक संख्या है, बी एक संख्या है, सेम संख्या ले ली मैंने चार में। ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या है, ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या है, चार बार। ठीक है, अब इनको दर्शाएंगे कैसे वो लिखता हूं। देखिए, ए कोई संख्या है, बी कोई संख्या है। पहली बात तो ये, जहां पर आपको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट होगी समझने में, लेकिन लास्ट तक आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये विश्वास दिलाता हूँ। तो जो ये खाली गोला होता है, इसका मतलब समझ लेना, समझने के लिए ये एनसीईआरटी में भी इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे खाली गोला है तो उसको आप लिख लेना कि शामिल नहीं, ध्यान में रखना है बात। और जैसे भरा हुआ डार्क किया गोला हो तो उसको देखना कि शामिल है। अब देखो, इसको देखो आप, जैसे ए और बी ये शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो इसको अंतराल के रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? ए और बी को कोमा लगा के लिख देंगे और कोष्टक छोटा छोटा वाले कोष्टक का प्रयोग करेंगे। इसमें देखो एक बार, इसमें देखो दोनों को डार्क किए हुए हैं, मतलब कि शामिल है, तो शामिल है तो बड़े कोष्टक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बात आप ध्यान में रख लेना, आपको छोटी क्लास में गुरुजी ने बताया होगा कि जो छोटे कोष्टक कोष्टक होते हैं, जैसे गुरुजी ने हमें इस प्रकार से बताया था छोटी क्लास में, जैसे उन्होंने बताया था कि जैसे दो और तीन ले लिया, तो उन्होंने बताया था कि दो और तीन इस कोष्टक में विद्यमान है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो और तीन शामिल नहीं है। जैसे इसको भी इस प्रकार से दर्शाने अपन बड़े कोष्टक में दो और तीन, तो इसको क्या बोलेंगे कि दो और तीन शामिल हैं, लेकिन इनके बीच की संख्या, जैसे इसमें दो और तीन शामिल नहीं है छोटे कोष्टक में, लेकिन इनमें बीच की संख्या होती है ना, वो अनंत होती है। किस प्रकार से? जैसे अपने दर्शा दिया 2.1 2.1 2 3, इसमें इस प्रकार से अपन अनंत संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन दो और तीन शामिल नहीं होगी। इसमें इसमें दो और तीन के बीच तो अनंत संख्या होगी ही, लेकिन दो और तीन शामिल भी होंगे क्योंकि बड़ा कोष्टक है। ठीक है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, अब ये है अपन को, ये इंटरवल इसके लिए पहले के लिए, जैसे मैं इसको नाम दे दूं फर्स्ट रेखा, सेकंड रेखा, थर्ड रेखा और फोर्थ। ठीक है, तो देखो, अब ये ए और बी है, इसमें ए और बी शामिल नहीं है, इसको इस प्रकार से लिख लें फर्स्ट वाले के लिए। ठीक है, इसमें ए और बी शामिल नहीं है तो इसको अंतराल के रूप में अपन इस प्रकार से लिखेंगे। ये इतना पैटर्न तो सभी में सेम है, जैसे x such that x belongs to r। मैंने बता दिया था कि अंतराल हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए लिए जाएंगे, यहां तक तो सेम है। अब लगा दिया अपन कोमा, ये लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब देखो x x कहां तक है, x a से b के बीच में है, तो यहां तक तो सेम है, x a और b के बीच में है। अब देखो a और b शामिल है या नहीं है? a और b शामिल नहीं है। ठीक है, तो a और b शामिल नहीं है तो यहां पर अपन इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। और उसी तरह से अपन कह सकते हैं कि a और b के बीच में अनंत संख्याएं हैं। ठीक है, आगे देखो,
अब सेकंड की बात करता हूं। सेकंड देखो ए और बी दोनों क्या है, शामिल है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ए और बी दोनों शामिल है तो बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया। इसको लिखेंगे कैसे, अक्स सब्जेक्ट अक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अक्स किसके बीच में, ए और बी के बीच में है। क्या शामिल है, शामिल है तो इक्वल का साइन और लगा देगा। लेकिन वही बात, क्या ए और बी के बीच में अनंत संख्याएं होंगी, बिल्कुल होंगी, ठीक है। ये वो बात है। अब थर्ड के लिए देखो, थर्ड रेखा के लिए रेखा थर्ड बोल रही है अपन को ए शामिल है लेकिन बी शामिल नहीं है। तो ए शामिल है बी शामिल नहीं है, तो इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे, अंतराल के रूप में अक्स सब्जेक्ट अक्स बिलोंग्स टू आर, और अक्स किसके बीच में है, ए और बी के बीच में। तो इसमें शामिल कौन है, ए है। तो ए को शामिल दर्शाने के लिए इक्वल का साइन लगा दिया, और बी के इक्वल का साइन नहीं लगेगा क्योंकि बी शामिल नहीं है। और वही बात, ए और बी के बीच अनंत अवयव होंगे। ये मैंने एग्जांपल लेके आपको बता ही दिया। अब देखो फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ रेखा की बात करूं मैं यहाँ पे, तो फोर्थ रेखा बोल रही है कि ए शामिल है, ए शामिल नहीं है, बी शामिल है। तो ये लिखा है कि ए शामिल नहीं है, बी शामिल है। तो ए की तरफ आप छोटा कोष्ठक लगा दो, बी की तरफ बड़ा कोष्ठक लगा दो, क्योंकि ए शामिल नहीं है, बी को शामिल दिखाने के लिए बड़ा कोष्ठक लगा दिया। यही मामला इसमें अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे कि अक्स सब्जेक्ट अक्स बिलोंग्स टू आर, और अक्स कहां से कहां तक है, ए से बी के बीच में है। अब शामिल कौन है, शामिल बी है, तो बी के इक्वल का साइन लगा दिया, ठीक है। ये बात है। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया है। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा कष्ट करना, ये वीडियो थोड़ा सा पीछे करके एक बार देख लेना, बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा आपके, ठीक है। अब देखो एक बात तो यहां से अपन को समझ में आती है कि इन अंतरालों के बीच में क्या है, अनंत अवयव है, ठीक है। तो लिख दो यहां पे, ठीक है। मतलब कि इन अंतरालों के बीच में क्या है, अनंत अवयव है। मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया, बिल्कुल समझ में आया आपके क्वेश्चन। हाँ जी, एक छोटी सी बात है। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके आपके पूरे के पूरा अंतराल आपके दिमाग में सेट कर दूंगा, ठीक है। आइए देखो, अब मतलब कि एग्जांपल ही समझो, आप इसको एग्जांपल ही समझिएगा, अंतराल में ही है थोड़ा सा, है ना। मतलब कि जैसे मैं, ये कोई संख्या लिखा है आपकी, यहाँ पे शून्य है, एक है, दो है, तीन है, ये -1 है, -2 है। मैं यहाँ से 2 पॉइंट उठा लेता हूँ, मतलब ये आप समझ लो 0 और 3, 1 और 3 उठा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इनको अलग अलग कोष्टक में लिखूंगा, उनमें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा 1 और 3, मतलब 1 और 3 ले लिया मैंने, लेकिन वो शामिल नहीं है। 1 और 3 को शामिल कर लिया, और 1 को शामिल करूंगा, 3 को शामिल नहीं करूंगा। अब 1 को शामिल नहीं करूंगा, 3 को शामिल करूंगा। मतलब कि ये बात तो आपके बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब देखो इन चारों पॉइंटों से हमें समझ में क्या आती है बात, इन चारों पॉइंटों से हमें समझ में ये आती है बात, इन चारों कथनों से कि 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3, ठीक है। तो इनमें सेम बात क्या है, इनमें सेम बात यह है कि 1 और 3 के बीच में अनंत अवयव होंगे, ठीक है। ये अनंत अवयव कैसे होंगे, ये हम आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और मैंने आपको पहले बताया है कि 1 और 3, जैसे 1 से आगे तो अपन इसमें पहले भी देखो 1 और 3 शामिल नहीं है, लेकिन 1 और 3 के बीच में अपन ले सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 के बीच में 1.12, 1.12, 3, 4, 1.2, 3, 4, 5, 6, मतलब इसमें अनंत संख्या लिख सकते हैं अपन। तो इसमें कॉमन बात यह है, इसमें अनंत अवयव है, ठीक है। यानी कि अनंत अवयव है इसके अंदर, एक बात तो ये। अब सेकंड बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अनंत अवयव हैं,
लेकिन एक और तीन, एक और तीन, एक और तीन, मतलब कि इसके अंदर कोष्टकों का चेंजमेंट है, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, यानी कि कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और ये चेंजमेंट बिल्कुल सही है। मतलब कि लड़ाई किसकी है? लड़ाई एक और तीन की है। लड़ाई का मतलब सुन रहे हो आप? कहीं शामिल, कहीं एक शामिल है, कहीं तीन शामिल नहीं है, कहीं दोनों शामिल नहीं है, कहीं दोनों शामिल है, ये लड़ाई है इसके अंदर। और वो लड़ाई पर्सनल फाइट वाली, ठीक है, ये है मामला। तो ये आपको थोड़ा समझाने के लिए था। अब अपन चलेंगे थोड़ा सा आगे, तो देखिए इसको, चलिए अब अपन समझेंगे घात समुच्चय, ठीक है। तो हाँ जी, अगला पॉइंट है ना घात समुच्चय, इंग्लिश में इसको पावर सेट, ठीक है। तो घात समुच्चय होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि घात समुच्चय, देखो घात समुच्चय मतलब कि पावर सेट, मतलब कि किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों का समुच्चय। जैसे अपन ने कोई समुच्चय का उपसमुच्चय बनाएंगे, यदि उनका एक समुच्चय बना दिया जाए उपसमुच्चयों का, वही क्या कहलाएगा? घात समुच्चय, पावर सेट, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोल रहा है? किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हमने ले लिया 1 2 3, इसका सबसे पहले तो उपसमुच्चय लिखो इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा उपसमुच्चय इसके, जैसे सबसे पहले तो खाली, फिर एक एक वाले, एक एक वाले, जैसे एक आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, ठीक है। अब ले लो तीन तीन, तीन तीन, अब ले लो, सॉरी, अब ले लो दो दो, ऐसे एक दो, एक के साथ तीन, फिर दो के साथ तीन, फिर ऐसा ऐसा, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। तो एक दो, एक तीन, और दो तीन, ठीक है। और ये तीन वाला मतलब तीन का ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। तो गा समुच्चय क्या बोलता है कि ये उपसमुच्चय बने हैं ना, इनका भी समुच्चय गा समुच्चय करते। जैसे अपने इसके ऊपर समुच्चय लगा दिया, ये क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। इसको दर्शाएंगे पावर सेट ऑफ ए, इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। मतलब ए का घात समुच्चय। अपन एक एग्जांपल बोल लेते हैं, जैसे अपने एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं। ऐसे कोई समुच्चय बी मान लिया, और वो है ए और बी। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे इसके उपसमुच्चय? तो सबसे पहले तो खाली, फिर क्या लिखोगे? ए, फिर सिंगल सिंगल, अब दो वाले तो ये आ ही गया, दो में तो खुद ही, ए और बी, ठीक है। अब इसका इसका भी समुच्चय, इन उपसमुच्चयों का भी समुच्चय क्या कहलाएगा? घात समुच्चय। इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ बी। यानी कि बी का घात समुच्चय, ठीक है, बी का घात समुच्चय। आशा करोगे बिल्कुल आपकी समझ में आया होगा। देखो इसके अंदर कुछ नहीं बनाना। घात समुच्चय क्या होता है? कोई भी समुच्चय, उसके उपसमुच्चय लिखो और उनका भी एक समुच्चय बना दो, वो क्या हो जाएगा? घात समुच्चय। बिल्कुल इजी, ठीक है। तो इसका लिखो आप, इसमें एक नोट लिख लेना। जैसे आपको कोई पूछ ले
कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालने के 2 की पावर n का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि अपन ने लिखी थी ना पहले कि उपसमुच्चयों की संख्या, तो यहाँ पे उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी, घात समुच्चय के अवयव हो जाएंगे, क्योंकि यह क्या है, उपसमुच्चय तो है, तो उपसमुच्चय की संख्या क्या हो जाएगी, घात समुच्चय के अवयव। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर लेने से कि घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। ठीक है, जैसे अपन को एक एग्जांपल बताता हूं, जिसमें अब इसमें पूछ ले, जैसे कोई सी समुच्चय ले लिया, इसमें अवयव हैं आपके a b c और d। ठीक है, इसका मतलब कि घात समुच्चय बनाओ, मतलब पावर सेट लिखो इसका, आप इसका पावर सेट लिखेंगे, आपको डायरेक्ट ही पूछ ले मतलब ये आपको ऐसा पूछ ले कि ये जो सी समुच्चय है इसमें घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी, तो इसमें अवयवों की संख्या निकालने के पावर सेट सी में तो 2 की पावर n का प्रयोग करेंगे। ठीक है, n क्या होती है यहाँ पे, अवयवों की संख्या। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 4 अवयव हैं, मतलब कि 2 की पावर 4, मतलब कि इस पावर सेट ऑफ सी में 16 अवयव होंगे। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिख लेना n क्या है यहाँ पे, अवयवों की संख्या। ठीक है, बस ये मामला हो रहा है इसके अंदर। हाँ जी, अब प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट होगी, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखो, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या सबसेट नहीं को भरकर सही कथन बनाइए। ठीक है, अपन को इसमें ये भरना है या ये भरना है, और ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। ठीक है, पहले वीडियो में इसमें दे रखा है ये एक सेट है, ये एक सेट है, यानी कि ये पूरा का पूरा इसमें है या नहीं है, ये बात आपको बताना है। देखो 2 3 4 2 3 4, मतलब कि ये पूरा का पूरा समुच्चय इसमें है, यानी कि इस समुच्चय का ये उपसमुच्चय है, मतलब कि सबसेट है, मतलब इस समुच्चय का ये समुच्चय सबसेट है। क्यों है, क्योंकि सभी के सभी अवयव इसमें विद्यमान है। क्या इस समुच्चय के ये सभी अवयव इसमें हैं, नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा साइन आ जाएगा, ये साइन आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो, थर्ड में चलो। देखो थर्ड क्या बोल रहा है कि अक्स सब्जेक्ट अक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और खालिस्तान दे दिया, अगला समुच्चय यहाँ पे लिख दिया मैंने जगह की कम होने के कारण। अक्स सब्जेक्ट अक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, देखो इसमें तो बोला है कि कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, और इसमें बोला है आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। ठीक है, तो कक्षा 11 का विद्यार्थी तो है इसके अंदर, लेकिन विद्यालय के सभी विद्यार्थी आ गए इसके अंदर, मतलब ये छोटा समुच्चय है, ये बड़ा है, यानी कि जो कक्षा 11 है वो विद्यालय में तो उपस्थित है। ठीक है, तो मतलब कि इसका उपसमुच्चय ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे कहते हैं इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान हैं, तो यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, सबसेट वाला। फोर्थ में चलो, फोर्थ क्या बोला है, अक्ष सब्जेक्ट अक्ष किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और ये खालिस्तान दे दिया, ये अगला समुच्चय एक है, अक्ष सब्जेक्ट अक्ष एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 है। देखो किसी समतल में स्थित एक वृत्त, देखो किसी समतल में सभी वृत्त आ जाएंगे, और इनकी त्रिज्याएं 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, मतलब कि इनकी त्रिज्या को फिक्स नहीं है। और इसने अगले पॉइंट पे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया कि एक समान समान वृत्त, एक समान समतल में वृत्त हैं, जिसकी समतल में वृत्त तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी त्रिज्या 1 है। इसकी त्रिज्या क्या कर दी यहाँ पे, 1 कर दी, मतलब कि त्रिज्या फिक्स कर दी, और इसमें त्रिज्या फिक्स नहीं की। ठीक है, मतलब ये तो हो गया यहाँ पे बड़ा समुच्चय, ये होगा छोटा समुच्चय, यानी कि इसके सभी अवयव इस समुच्चय में विद्यमान नहीं है, तो कौन सा साइन आएगा, सबसेट नहीं है, तो नहीं है तो ये लगा दो।
अब इसके अंदर 4 क्वेश्चन हो गए, इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन और पूछ गए, वो देखते हैं। चलो देखें। क्वेश्चन इसमें 5 है। इसमें बोल रहा है कि अक्ष सतह किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और अक्ष सतह किसी समतल में स्थित एक आयत है। जैसे देखिए, समतल में स्थित एक त्रिभुज, तो इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे। इसमें क्या बोला है, अगले समुच्चय में ये बीच में एक खाली स्थान है, थोड़ी जगह कम थी तो मैंने ये समुच्चय आगे लिख दिया। इसमें बोला है कि समतल में स्थित एक आयत है। देखो, त्रिभुज और आयत का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि इसमें भी समतल में स्थित आयत, इसमें सभी आयत आ जाएंगे। ठीक है, जो भी हैं आयत, तो हाँ सभी आयत आ जाएंगे जो भी हैं विद्यमान है। देखो, तो इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान नहीं है, तो ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये सबसेट नहीं है। अगले में चलो। अक्ष सब्जेक्ट, अक्ष किसी समतल में स्थित एक संभव त्रिभुज है और अक्ष सब्जेक्ट अक्ष किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। इसमें बोला है कि इसमें संभव त्रिभुज आ जाएंगे और इसमें समतल में स्थित एक त्रिभुज है, तो इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे सभी त्रिभुज। इसमें समबाहु भी आ जाएगा, समकोण भी आ जाएगा, समद्विबाहु भी आ जाएगा, जो भी है सारे त्रिभुज आ जाएंगे। मतलब ये छोटा समुच्चय ये बड़ा है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यानी कि इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है, तो सबसेट होगा। ठीक है, सेट आगे में चलो। एक समप्रापक संख्या है, इसमें तो ये दे रखा है, इसमें दे रखा है एक पूर्णांक है। ठीक है, तो समप्रापक संख्या कौन कौन से हो जाएंगे, इसमें समुच्चय बना दो। जिसमें यहाँ पे छोटा सा इसका 2 4 6 8 अनंत तक जाएगी, और इसका बनाए कि एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डैश डैश अनंत। ठीक है, मतलब कि ये सभी अवयव इसमें विद्यमान होंगे, सीधी सी बात ही है। ठीक है, इस ये समप्रापक संख्याएं पूर्णांकों में विद्यमान होंगी। ठीक है, तो इसके सभी अवयव इसमें होंगे, तो ये क्या होगा, सबसेट होगा। और यहां से मैंने बता दिया आपको, दिखा के ऐसे देख लो, तो सबसेट होगा, ये होगा। आज क्या यार, थोड़ी सी तबीयत खराब है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं बिल्कुल। तो ये लिख लो आप। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपन बोला है कि जांचे कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। जो ये 6 क्वेश्चन अपन को दिए हुए, इनको जांचना है कि सत्य है या असत्य है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये दिया हुआ था। अच्छा ठीक है, हाँ जी। अब देखिए, पहले में सत्य और असत्य बताना है। ए और बी, ये एक समुच्चय, ये एक समुच्चय, तो क्या ए और बी है, इसमें है, मतलब इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, सबसेट। लेकिन क्या है, सबसेट नहीं है, तो ये क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, असत्य है। इसमें देखो ए और ई, क्या ए और ई इसमें आ रहे हैं, अक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। स्वर में क्या आ जाएगा, ए ई आई ओ यू, यानी कि ए और ई आ जाएंगे। इसमें क्या मैं लिख देता हूं, इसमें ए ई आई ओ यू, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ए और ई है इसमें, मतलब कि ये इसके सभी अवयव इसमें हैं, यानी सबसेट है, सत्य है। हाँ, 1 2 3 इसमें है, 1 2 3 नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके सभी अवयव इसमें नहीं है, तो नहीं है, तो यहाँ पे सबसेट नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत बात है, तो असत्य है। इसमें बोला है प्रभु, देखो क्वेश्चन 3 में बोला है इसमें 3 अवयव है, इसमें 3 है, इसमें 1 2 3, इसमें 1 3 5, मतलब इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान नहीं है, तो ये क्या सबसेट है,
आप बोलोगे सर नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान नहीं है। तो कौन कौन सा कथन हो गया है? तो ये कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, चलो आगे। तो अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। थोड़ा सी माइक को सही कर लेता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ए है, ए सबसेट ए बी सी, मतलब कि समुच्चय फर्स्ट में ए अवयव है, जो ए अवयव से मतलब इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है, तो ये सबसेट होगा। बिल्कुल सही बात है। तो सही बात है, तो ये सत्य कथन है। ठीक है, 5 हम देखो, 5 हम समुच्चय ए दे दिया, यानी कि समुच्चय दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर बिलोंग्स टू एबीसी, क्या कथन सत्य है? देखो, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक के बेस पे आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, एक नोट लगा के लिख लेना आप साइड में, थोड़ा सा मेरे पास जगह करना है। यदि अवयव है इधर, वो बिलोंग्स टू समुच्चय, यदि इधर समुच्चय है तो सबसेट समुच्चय। ठीक है, ये ट्रिक है, मतलब इधर बिलोंग्स टू के लिए शर्त क्या है? इधर अवयव होना चाहिए, फिर समुच्चय होना चाहिए, और सबसेट के लिए क्या है? समुच्चय समुच्चय, बस। सबसेट के लिए तो सीधी बात है कि दो समुच्चय होने चाहिए। ठीक है, और बिलोंग्स टू के लिए इधर अवयव ही होना चाहिए। बिलोंग्स टू कहता है, यानी कि अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय। ठीक है, बिलोंग्स टू के लिए इधर अवयव ही होता है, ना कि समुच्चय, बस इतना ध्यान रखना। अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपन को यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है, और इधर भी समुच्चय, मतलब कि समुच्चय समुच्चय। ठीक है, और ये वो लिख लेना आप नीचे थोड़ा सा, समुच्चय बिलोंग्स टू समुच्चय, ये लिखना गलत है। ठीक है, तो ये लिखना गलत है कि समुच्चय बिलोंग्स टू समुच्चय हो गया, सीधी सी बात है, गलत है, यानी कि असत्य है। मैंने आपको बता दिया ट्रिक, बस आप तो ये दो बात ध्यान में रख लेना, बस, कि मतलब कि बिलोंग्स टू होगा तो पहले अवयव होगा, फिर समुच्चय होगा, और सबसेट में समुच्चय समुच्चय होगा, बस, वेरी इजी, कुछ नहीं। छठे में चलो, संख्या 6 से कम एक समप्राकार संख्या, देखो समप्राकार संख्या 6 से कम, 2 और 4। ठीक है, और आगे क्या बोला है? एक प्राकार संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, यानी कि ऐसी प्राकार संख्या बतानी है अपन को जो 36 को विभाजित करती है। तो कौन कौन सी हो जाएंगी इसके अंदर? एक कर देगा विभाजित, सभी को करेगा, 2 कर देगा, 3 4 5 नहीं करेगा, 6 कर देगा, 7 नहीं करेगा, 8 नहीं करेगा, 9 कर देगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 कर देगा, 1 13 नहीं करेगा, 14 नहीं करेगा, 15 नहीं करेगा, 16 नहीं करेगा, 17 नहीं करेगा, 18, और एक कुछ 36। ठीक है, इसमें कुछ छूट तो नहीं गया, यही है, मतलब कि 36 का भाग, यानी कि 36 को एक संख्या में डिवाइड कर देंगे बिल्कुल परफेक्टली, ये बोल रहे हैं कि 36 को विभाजित करती है, तो ये संख्या हो गई वो। अब देखो, यहाँ पे दे रखा है सबसेट, ये मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ये समझे आगे लिख दिया था, यानी कि 2 4 इसमें उपस्थित है कि नहीं है, 2 और 4 उपस्थित है, मतलब इसके सभी अवयव इसमें विद्यमान है। ठीक है, तो ये सबसेट है, मतलब सही बात है, मतलब कि ये क्या है? सत्य है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूं, सत्य है। ठीक है, देखिए इसको एक बार। हाँ जी, अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है अपन को कि मान लीजिए कि एक बराबर ये दिया होगा 1 2 3 4। देखो इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूजन होगी। ठीक है, मैं आपसे पूछूं इसमें कितने अवयव हैं, आपका उत्तर क्या होगा? मैं बता देता हूं। आप बोलोगे सर 1 2 3 4, इसमें तो 5 हो गए, 5 अवयव हो गए, लेकिन रॉन्ग, ये बोलने वाला रॉन्ग है। इसमें कितने अवयव होंगे? 4। देखो ये 3 और 4, फिर इसके एक समुच्चय लगा दिया, तो इनका जो ये समुच्चय का जो
इनके तीन और फोर का जो कॉम्बिनेशन का जो समुच्चय है वो एक अवयव माना जाएगा इसके अंदर, ठीक है। बस ये थोड़ा सा ये बात यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली थी। ये आप आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर मतलब कि ऐसे समुच्चय आपको समुच्चय के बीच में एक समुच्चय लिख देगा और उसमें तीन चार अवयव दे देगा, तो उसको आपको एक अवयव ही काउंट करना है, ठीक है। ये बात समझने वाली है। मतलब यार तीन चार और फिर यहाँ पे समुच्चय लगा दिया तो ये एक क्या है, एक अवयव है, ठीक है। बस ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो इसमें क्या पता है आपको निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों? भाई सही कहे बोले ये को आप थोड़ा सा कारण दे देगा। हाँ जी, पहले क्वेश्चन देखो, तीन चार सबसेट ए, मतलब कि तीन चार है ना कि वो एम यानी तीन और चार अवयव है ना, क्या वो ए में विद्यमान है? तीन और चार इसके समुच्चय लगा रखा है, लेकिन मैंने क्या बताया था कि तीन और चार फिर समुच्चय लगा दिया कि ये क्या है, एक अवयव है। क्या है? एक अवयव है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया कि अगला इसको समुच्चय समझेगा और डायरेक्ट क्लिक कर देगा, लेकिन नहीं, आपको समझना है एक एक पॉइंट। तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली चीज ये है कि एक अवयव है, ये क्या है, अवयव है। और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था सबसेट का। सबसेट में क्या होता है, समुच्चय, सबसेट, समुच्चय, ठीक है। ये होता है, आप समझ जाना, समुच्चय सबसेट समुच्चय, ठीक है। मैंने इसे लिख दिया साथ साथ। तो देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे अवयव हो गया, अवयव और फिर समुच्चय। यहाँ के यहाँ क्या हो गया, अवयव हो गया तो फिर समुच्चय हो गया। तो इसका लिखने का तरीका ही रॉन्ग है, तो ये कथन क्या है, असत्य है, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए था। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना कि तीन और चार ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये क्या है, अवयव है। और आप समझ जाओगे ये सत्य क्यों है, क्योंकि सबसेट क्या बोलते हैं कि उसको समुच्चय सबसेट समुच्चय चाहिए, ठीक है। आगे चलो, तीन और चार बिलोंग्स टू ए, क्या ये बात सही है गलत है? देखो तीन और चार पूरा का पूरा एक अवयव है और अवयव सबसेट समुच्चय, ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये कथन कौन क्या होगा, सत्य होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको ये एक बार के लिए, अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय। ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको, बस इसको ध्यान में रखना, आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अपनी ये ट्रिक यहाँ पे लागू हो रही है कि अवयव है फिर समुच्चय है, तो ये सत्य बात है। आगे चलो, तीन और चार ये क्या है, एक अवयव है फिर समुच्चय लग रहा है दोबारा से, मतलब कि एक अवयव है और अवयव के समुच्चय लग गया, मतलब कि क्या हो गया, एक समुच्चय सबसेट समुच्चय, मतलब कि तीन और चार ए में है, बिल्कुल है, तो ये सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है। वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है, अवयव है बिलोंग्स टू समुच्चय, अवयव बिलोंग्स टू समुच्चय, बिल्कुल सही है, एक है इसमें, एक है, तो सत्य बात है। वन सबसेट ए, वन क्या है, एक अवयव है और सबसेट क्या बोलता है कि समुच्चय सबसेट समुच्चय, तो ये लिखने का तरीका इसका रॉन्ग है, तो क्या होगा, ऐसा सत्य है। एक टू और फाइव सबसेट ए टू और फाइव और समुच्चय सबसेट समुच्चय, सत्य बात। तो ए टू फाइव ए के अवयव हैं, बिल्कुल हैं, तो सत्य है, ठीक है। अब चलो सात नंबर में, सात नंबर क्या बोल रहे हैं, एक दो पांच बिलोंग्स टू ए। देखो पहली बात तो ये कि मैंने क्या बता दी कि बिलोंग्स टू से पहले क्या होना चाहिए, अवयव होना चाहिए, तो अवयव है क्या, ये तो पूरा पूरा समुच्चय है, तो इसको लिखने का तरीका ही गलत है। और एक दो और फाइव दे तो ये दिया, परंतु यहाँ पर केवल अवयव होनी चाहिए न कि समुच्चय, तो लिखने का तरीका गलत है, तो क्या होगा, ऐसा सत्य हो जाएगा। आगे चलो, एक दो तीन,
यहाँ के समुच्चय सबसेट समुच्चय, ये बात तो सही है, परंतु इसको देख तो ले एक बार, एक दो तो सही है, लेकिन तीन कहां से आ गया? इसमें से अपन तीन थोड़ी ना निकाल सकते हैं, ये कोई समुच्चय थोड़ी ना इसके बीच में, ये तो एक पूरा पूरा अवयव का कॉम्बिनेशन है। तो तीन मतलब तीन है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। यदि तीन इसके अंदर एक के अंदर नहीं है तो इसका सबसेट नहीं है, तो ये तो गलत लिखा है, असत्य है, ठीक है। फाइव बिलोंग्स टू ए, देखो फाइव, फाइव क्या है? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को दर्शाने का साइन क्या होता है? रिक्त समुच्चय को दर्शाने का साइन ये होता है फाइव या ये, मतलब कि ये दोनों क्या है? समुच्चय। समुच्चय बिलोंग्स टू समुच्चय, तो इधर समुच्चय से बिलोंग्स टू से पहले क्या होना चाहिए? एक अवयव होना चाहिए, लेकिन इधर तो समुच्चय, तो लिखने का तरीका ही गलत है, तो क्या हो जाएगा सत्य, ठीक है। ये भी देखो फाइव सबसेट ए, देखो रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ये बात सही है, तो सत्य है। इसके अंदर क्या दिया है? समुच्चय सबसेट समुच्चय, ये बात तो सही, अपन देख तो रहे। अब समुच्चय के अंदर एक अवयव दिया हुआ है फाइव, तो फाइव क्या ए में है? नहीं है, नहीं है, तो ये बात क्या है? असत्य है, बिल्कुल। ओके, यहां तक देख लो आगे एक बार, ये तो आपको समझाने के लिए था, ये नहीं लिखना है आपको, तो देखो इसको एक बार, हाँ तो ओके, आगे बिल्कुल समझ में आया होगा। अब अपन अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलो, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए, ठीक है, मतलब कि एक एक उपसमुच्चय लिखने हैं, और उपसमुच्चय मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया गया है, तो इसको आपको लिखने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब इसके अंदर एक अवयव दे दिया, तो उपसमुच्चय कैसे लिखेंगे? सबसे पहले रिक्त समुच्चय से स्टार्ट करेंगे, फिर एक, फिर दो, जितने भी है वो बता दूंगा मैं आपको, तो इसका लिखो, इसके रिक्त समुच्चय आ जाएगा, फिर एक एक वाले तो है इसके अंदर एक, तो इसके दो उपसमुच्चय हो जाएंगे, ठीक है। इसमें देखो इसके कितने हो जाएंगे? एक तो रिक्त समुच्चय, फिर एक एक वाले, ठीक है, फिर दोनों, ठीक है, यानी कि पहले रिक्त समुच्चय, फिर एक एक वाले, फिर दोनों वाले, बिल्कुल क्लियर है आपको? ओके, तीन में चलो, तो सबसे पहले पहले रिक्त, फिर एक एक वाले, एक एक वाले देखो पहले, ठीक है, एक दो तीन एक एक वाले, अब दो दो वाले, दो दो वाले किस बनेंगे? एक के साथ दो, फिर एक के साथ तीन, फिर दो कर लेंगे, फिर दो के साथ तीन, फिर ऐसा कैसा, ठीक है। ओके, एक दो, एक के साथ तीन, और दो के साथ तीन, ओके, फिर तीनों, फिर तीन तीन का, तो तीन तीन में तो ऐसा कैसा ही आ जाएगा, आशा करता हूँ ये बिल्कुल आपके समझ में आए। अब चलो फोर में क्या है? फाइव, देखो अब इसका उपसमुच्चय क्या बनेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय का उपसमुच्चय रिक्त समुच्चय होता है, ठीक है, तो इसका उपसमुच्चय हो जाएगा रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसका केवल केवल एक उपसमुच्चय होता है, वही रिक्त समुच्चय, ठीक है। और इसके अलावा सभी समुच्चय के कम से कम दो उपसमुच्चय बनते ही हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर इसको ऐसे लिख लें कि उपसमुच्चय की संख्या, इसके अंदर देखें अपन, एक्स्ट्रा बता रहा हूं विषय आपको मैं थोड़ा सा, तो उपसमुच्चय की संख्या
टू की पावर n यानी टू की पावर, इसमें एक भी समुच्चय नहीं है, टू की पावर 0 तो एक, ठीक है, यानी कि इसमें इसके उस समुच्चय की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। तो इस प्रकार से इसकी उस समुच्चय की संख्या क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, एक बार देख लो आप इसको। आशा करता हूं कि बिल्कुल आपके बिल्कुल दिमाग में छप गया है समुच्चय। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, पीए में कितने अवयव हैं। पीए मतलब पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ये घात समुच्चय की बात कर रहा है। या अपन ये बोल देंगे, ये बोल सकते हैं कि ए के कितने, यानी कि ए के कितने घात समुच्चय में कितने अवयव हैं यदि ए बराबर 5। ठीक है, तो अपन को क्या दे रखा है, ए बराबर 5 और या मैं इसको बोल दूं एक समुच्चय। तो अपने अपने दृष्टि बात की है, तो इसका उपसमुच्चय क्या बनेगा, 5। ठीक है, तो पीए में कितने अवयव हैं, तो पावर सेट ऑफ ए इसका समुच्चय बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर कितने अवयव हैं, यही बात है। या अपन इसको इसी प्रकार से लिख दें आपके समझने के लिए, ऐसे एक समुच्चय को अपन 5 तक लिख सकते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मैं ऐसे समझाना चाहूं कि पावर ऑफ सेट ए में एक अवयव 5 है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए। यानी कि ए का घात समुच्चय। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, क्वेश्चन में तो इतना दिया ही नहीं हुआ है। ए का घात समुच्चय क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल छोटा सा है, मैं एक्स्ट्रा जानकारी देता हूं आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में तो ये दिया कि घात समुच्चय में कितने अवयव हैं। ठीक है, तो घात समुच्चय में कितने अवयव आ गया, एक अवयव आ गया। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, बात ये है, मैं आपको बता रहा था पीए में अवयवों की संख्या। ठीक है, क्या होती है, टू की पावर n, n क्या है, अवयवों की संख्या। तो ए बराबर 5 मतलब कोई भी अवयव नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, टू की पावर 0 मतलब कि एक, मतलब एक अवयव है, देख लो एक अवयव है। ठीक है, तो आपका हल तो यही है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए, वैसे एग्जाम में आपको ये भी करके आना है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, टू की पावर n तो एक अवयव आ गया। ठीक है भाई, ओके, तो आप देख लो इसको एक बार। हाँ जी, अपने क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे, एक पॉइंट प्रश्नावली 1.3 के। अब मैं एक पॉइंट मिस कर दिया था, मतलब एक पॉइंट भूल गया था, उसका नाम है आपका सार्वत्रिक समुच्चय। वो अगले क्वेश्चन में ही काम आएगा। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट मेरे को याद आया, तो ये पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो देखो सार्वत्रिक समुच्चय, देखो सार्वत्रिक का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, देखो यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांड। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हो, मतलब कि चाहे कितने समुच्चय हो, उनमें सबसे बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। मतलब कि उन समुच्चयों को मतलब कि ब्रह्मांड, उन समुच्चय में जितने भी अवयव हैं, उन समुच्चयों के अवयव का ब्रह्मांड, यानी कि सबसे बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखो एक बार, तो डेफिनेशन देखो, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दिए गए समुच्चय में सबसे बड़ा समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसका नाम यूनिवर्सल है, तो इसे यू से प्रदर्शित करेंगे। अब एग्जांपल यहां पे ले लिया मैंने, ए में लिया 1 2 3 4 और 10 तक, और बी में लिया 8 9 10, सी में लिया 1 2 3 4 5, डी में लिया 4 5 6 7 8 9, और ई में लिया 3 5 7 10 4 और 2। ठीक है, मैं यहां से समझाना चाह रहा हूं कि इनमें अपन को ये देखना है कि इनमें से सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा है। ठीक है, देखो, तो देखो मैं ऐसे बोलूं कि बी में जो अवयव हैं 8 9 10 वो ए में है, चलो है। इसमें जो सी में है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हां, सी के सभी अवयव ए में हैं। डी में देखो 4 5 6 7 8 9, हां मतलब कि डी के सभी अवयव ए में हैं। ठीक है, ई में देखो 3 5 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 4 भी है, 2 भी, मतलब ई के भी सभी अवयव ए में हैं। मतलब कि बी सी डी ई
ये जो चार समुच्चय हैं इनके सभी अवयव ए में विद्यमान है। ठीक है, मतलब इनमें सबसे बड़ा समुच्चय ए हो गया। ठीक है, तो ए यहां पर क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो देखो, तो इसको क्या बोलेंगे, यू, ये क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसको एक बार देखिए आप। हाँ जी, अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ठीक है, मैं एक बात बता दूं कि अंतराल रूप में लिखेंगे इसको। ठीक है, और ये कौन सा है, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है, इसको अपन अंतराल रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने कल बताया था कि ये पैटर्न सभी क्वेश्चन में क्या है, फिक्स है। मतलब कि अंतराल हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, यह बात मैंने आपको अभी जस्ट पहले ही बताई है। ठीक है, अब देखो, तो इसके अंदर ये पैटर्न आता तो फिक्स हो गया। अब अपन को अक्ष को देखना है कि कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। देखो, इसके अंदर पहला अक्ष सच दैट x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये पैटर्न फिक्स है। अब देखो, पहले ये पहला क्वेश्चन है आपका इसका, और अक्ष कहां तक है, -4 से 6 तक। ठीक है, तो इसका सॉल्व करने का तरीका तो पहले तो ये है, इसका हल है इधर देखो, मतलब कि 4 और 6, अक्ष 4 से 6 तक है। अब इसमें कौन शामिल है कौन नहीं है वो देखना है। देखो, -4 के इक्वल का साइन है, नहीं है, तो मतलब ये शामिल नहीं है। यदि शामिल नहीं है तो कौन सा कोष्ठक आएगा, छोटा वाला कोष्ठक। ठीक है, अब देखो 6 शामिल है तो बड़ा कोष्ठक, वेरी इजी हो गया आंसर। अब इसमें देखो, ये तो फिक्स है इसका। अब इसमें देखो, अक्ष -12 से -10 तक है, तो लिखो अक्ष -12 से 10 तक, फिर देखेंगे आगे। अक्ष -12 से -10 तक है। ठीक है, अब इसमें न तो -12 शामिल है न -10 शामिल है, मतलब कि दोनों के छोटा कोष्ठक लगाओ। मतलब कि जहां पे छोटा कोष्ठक होता है मतलब कि शामिल नहीं, और बड़ा कोष्ठक होगा जहां पे ये बताएगा कि शामिल है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखना, छोटा कोष्ठक मतलब शामिल नहीं है, बड़ा कोष्ठक मतलब शामिल है। ठीक है, थर्ड में जाओ, अक्ष सच दैट x बिलोंग्स टू r, और अक्ष का मान, अक्ष का अंतर, अक्ष का अंतर है 0 से 7 तक। ठीक है, तो पहले तो लिखने का तरीका 0,7, अक्ष 0 से 7 तक है। अब छोटा बड़ा कोष्ठक है, हिसाब किताब देखो, यानी कि इसमें 0 शामिल है, चलो बड़ा कोष्ठक, 7 शामिल नहीं है, छोटा कोष्ठक, वेरी इजी। साथ में 4 में आओ, अक्ष सच दैट x बिलोंग्स टू r, अक्ष 3 से 4 तक है। ठीक है, तो लिखो 3,4। अब देखो कोष्ठक के साथ किताब, तो मतलब 3 भी शामिल है, 4 भी शामिल है। ठीक है, तो कौन सा कोष्ठक आ जाएगा, बड़ा वाला कोष्ठक, तो बड़ा कोष्ठक लग जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आया है। अब अपन चले क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है हमको, कि विभिन्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ये अपन को अंतराल दिए गए हैं, इनको अपन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। मैंने अभी बताया था आपको जस्ट पहले ही, इनको मतलब समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, ओके, देखिए, तो इनका लिखने का फिक्स पैटर्न है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो सभी में आ जाएगा, फिक्स है, क्योंकि अंतराल हमेशा वास्तविक संख्याओं के लिए लिए जाते हैं, ये बात आप माइंड में बैठा लो। ठीक है, तो इनके लिए ये तो फिक्स हो जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और इसमें देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r और x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो सभी में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा ये पैटर्न। ठीक है, अब देखो, अब बात आ रही है अक्ष की, तो इसमें अक्ष कहां से कहां तक है, -3 से 0, कोष्ठक के साथ किताब तो अपन बाद में देखेंगे, सभी में से करना है। ठीक है, तो इसमें अक्ष कहां से कहां तक है, -3 से 0। ठीक है, और ये लगा दो आप मजा। ठीक है, अब देखो, -3 भी शामिल नहीं है और 0 भी शामिल नहीं है, -3 भी शामिल नहीं है, 0 भी शामिल नहीं है। ठीक है, मतलब छोटे कोष्ठक है तो शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं है तो क्या करेंगे, मतलब कि शामिल नहीं है तो अपन यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, तो शामिल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं रहेगा, तो शामिल होते तो इक्वल का साइन आता।
अब अगले क्वेश्चन में अपन समझ लेंगे ये बात। अगले क्वेश्चन में ये फिक्स फैक्टर है x x बिलोंग्स टू r, और देखो x का मान है 6 से 12, x का मान है 6 से 12, ठीक है। अब एक बात देखो, मतलब यहाँ पे मतलब बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है मतलब 6 और 12 शामिल होंगे, यदि शामिल होंगे तो क्या आएगा, इक्वल का साइन भी आएगा, तो ये साइन आ गया इक्वल का, ठीक है, यानी कि बराबर का साइन आ गया यहाँ पे क्योंकि ये शामिल है। अब देखो थर्ड में देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये तो फिक्स है। अब x का मान है 6 से 12, ऐसा कैसा लिखो एक बार, x 6 से 12 तक है, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब 6 तो शामिल नहीं है, 12 शामिल है, अपन कैसे पता चला, क्योंकि 6 की तरफ छोटा कोष्टक है और 12 की तरफ बड़ा कोष्टक है, तो ये अपन को बता रहा है कि 6 तो शामिल नहीं है, 12 शामिल है। मैंने अभी अभी बताया था कि छोटा कोष्टक होगा तब शामिल नहीं होगा और बड़ा कोष्टक होगा तब शामिल होगा, ठीक है। तो 6 शामिल नहीं होगा तो 6 की तरफ बराबर का साइन नहीं लगाएंगे, 12 शामिल है तो 12 की तरफ बराबर का साइन लगा दो, या इक्वल का साइन लगा दो, ठीक है। इसमें और फोर में आओ, ये तो फिक्स पैटर्न है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अभी यहाँ पे x कहां से कहां तक है, -23 से 5 तक, तो x हो गया आपका -23 से 5, ठीक है, यानी -23 से 5। इसमें क्या बोला है कि -23 की तरफ तो बड़ा कोष्टक है और 5 की तरफ क्या है, छोटा कोष्टक है, मतलब कि -23 तो शामिल होगा और 5 शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो शामिल होगा तो बराबर का साइन या इक्वल का साइन लगा दो, और 5 शामिल नहीं होगा तो इक्वल का साइन नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके इसके आंसर, इसको देख लो आराम से एक बार। हाँ जी, तो अब अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है तो कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला देखो, इसमें बोला है कि आपको सार्वत्रिक समुच्चय बताना है आपको, ठीक है। पहले में बताना है इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा बनेगा, सेकंड के लिए बताना है इसके लिए कौन सा बनेगा। तो पहले के लिए देखो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, इनके लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बनेगा। तो देखो इसमें दिया है अपन को समकोण त्रिभुज का समुच्चय, और सेकंड में दिया है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक है। अब यदि मैं ऐसे बोल दूं कि अपन एक ऐसा समुच्चय लीजिए जिसमें सभी त्रिभुज विद्यमान हो, तो सभी त्रिभुजों में तो सभी त्रिभुज आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएगा, समकोण भी आ जाएगा, समबाहु भी आ जाएगा, ठीक है, सभी आ जाएंगे जितने भी त्रिभुज होते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब कि बात सीधी जाएगी, सार्वत्रिक समुच्चय क्या बनेगा इसका, ये इसका आंसर है यहाँ पे हल। तो क्या बनेगा इनके लिए, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, इसका आंसर है ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय। ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, यहां पे लिख देता हूं, ये क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा, ठीक है। किसके लिए, इसके लिए, और इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, तो इसमें भी ये ले लो कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें भी सारे त्रिभुज आ जाएंगे वो, तो इसमें भी यूं ये कर दो कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यानी कि इन दोनों के आंसर सेम हो जाएंगे, ठीक है, इनका सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यह आपका प्रश्नावली 1.3 का अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अपन क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, समुच्चय a बराबर 1 3 5, b बराबर 2 4 6 और c बराबर 2 4 4 8 6 और 8 जो भी है प्रदत्त है, इन तीनों समुच्चय a b और c के लिए निम्न में से कौन सा या कोष्टक से सार्थक समुच्चय के लिए लिए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर ये बोला है कि अपन ने इसमें यहाँ पे तीन समुच्चय ले रखे हैं a b और c, मतलब इन तीनों के लिए इन्हें 4 पॉइंट दिए हुए हैं अपन को,
ठीक है, मतलब ये ऑप्शन वाइज क्वेश्चन है, ठीक है, एक तरह से। तो इनमें चारों में से अपन को ये बताना है कि इन चारों में से इन तीन के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय बन रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया है कि सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा, मतलब कि जिसके अंदर सभी अवयव आ जाएं, जितने भी अपन को समुच्चय दे रखे हैं उनके सभी अवयव तीनों को मिल, जैसे इनमें तीन दे रखे हैं ए बी और सी, मतलब इन तीनों समुच्चय में जितने भी अवयव हैं वो पूरे के पूरे समुच्चय में आ जाएंगे। वो कौन सा समुच्चय देगा, सार्वत्रिक समुच्चय। अब देखो पहला समुच्चय है 0 से लेकर 6 तक है, ठीक है। अब 0 से लेकर 6 तक है तो इसमें 8 भी आ रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें 8 ही नहीं है तो ये सार्थक समुच्चय होगा नहीं होगा, ये था ही है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। फोर्थ में देखो, इसमें देखो 1 से लेकर 8 तक है, लेकिन देखो यहाँ पे 0 है, इसमें 0 नहीं है। इसमें देखो 0 से लेकर 10 तक है, इसमें 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 9 10 है। इनमें देखो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 10 8, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा हो रहा है 9 और 10 एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब कि यानी कि सभी अवयव तो इसमें विद्यमान है और एक्स्ट्रा अवयव और है, मतलब कि इसमें सभी अवयव मिल गए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा समुच्चय हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मतलब ये सार्थक समुच्चय है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है। देख लो इसको एक बार आराम से आप। हाँ जी, तो आशा करता हूं कि आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आप बिल्कुल समझ में आया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारी मेहनत को ध्यान में रखते हुए आपको लाइक करना है और एक कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी और आपको कैसा समझ में आया, और आपको क्या करना है और आगे आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई इसका लाभ उठा सके। और आपको पता ही है मैं आपको पूरी की पूरी 11 एंड 12 के बाद पूरी की पूरी आपको YouTube पर बिल्कुल क्रम वाइज लेक्चर वाइज बिल्कुल पूरा पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। और आप यहां से आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं एक विद्यालय की तरह, ठीक है। ये है मामला। हाँ जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।